हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दें और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था ये डिफरेंट डिफरेंट ये ब्रीड बनी थी। तो भाई ये कह रहे थे कि विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड, कि इंसान ने जो है 100 ईयर के अंदर ही अंदर नए ब्रीड बनाकर तैयार कर दी, जो कि नेचर नहीं कब तक नहीं कर सका। नेचर को मतलब जो कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स से भी ज़्यादा में नहीं कर सका। कहने का मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा और वो इंसान ने 100 साल में ही कर दिखाया, 100 साल के अंदर ही अंदर। तो आगे देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होने वाला है ये। क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। एन अदर क्वेश्चन तो पूरे एनसीईआरटी में ये मान के चलें, क्योंकि कंपटीशन में ये सोच कर नहीं चला जाता कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये जो है छोड़ना किसी को नहीं होता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। और उसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये आप फॉलो करते चलें। पहले मेरा लेक्चर देखा करें, उसके बाद एनसीईआरटी खुद पढ़ा करें और फिर फिंगर टिप वगैरह से क्वेश्चन लगाया करें, PYQ लगाएं, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इसी में आपको 85+ की गारंटी हर हालत में आपको देता हूँ। और 85+ का तो मैं कह ही रहा हूँ, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनालिसिस करते हुए तो 90 भी हो जाएंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन जो कभी आ भी सकता है बाहर से, तो वो बाहर से नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है तो आप उसका आंसर सही कर ले जाते हो एनसीईआरटी के लैंग्वेज से। बाकी काम भर का थोड़ा बहुत मैं बताता ही चलता हूँ, जो समझाने के लिए ज़रूरत होती है थोड़ा बहुत बाहर से। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, दूसरा जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है सपोर्टिंग इवोल्यूशन, जो कि इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है किसके द्वारा, भाई नेचुरल सिलेक्शन के लिए। वो कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से आता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो इन्हीं कलेक्शन, अब इंग्लैंड में ऐसा क्या हुआ था, तो इंग्लैंड में इन्हीं कलेक्शन ऑफ मॉथ्स, मौत के कलेक्शन में क्या देखा गया, मेड इन 1850s, मतलब 1850 के दशक में कह सकते हैं। 50 जब लिखा है तो दशक की बात चल रही है। दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, मतलब वहाँ औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था, मतलब बहुत सारे उद्योग वगैरह कारखाने वगैरह नहीं लगाए गए थे सेटिंग। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, ये देखा गया था कि देयर वाज मोर वाइड विंग्ड मोथ्स ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड, मतलब दो प्रकार के पंख रखने वाले मोथ थे। एक सफ़ेद पंख रखने वाले, एक डार्क पंख रखने वाले। सिंपल सी बात है, डार्क पंख रखने वाले को मिलेनाइट मोथ भी बोलते थे, क्योंकि मिलेनिन का मतलब भी होता है एकदम डार्क कलर कर देने वाला, के डार्क कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल मिलेनियन हो, जो पिगमेंट होता है उसको मिलेनियन बोलते हैं। तो मिलेनाइट मोथ भी बोला गया डार्क विंग्ड को, ठीक है। तो ध्यान रहेगा ना, मिलेनाइट मोथ किसको बोला गया, डार्क विंग्ड वालों को, ठीक। आप बात है, कोई कॉमन सेंस की बात है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, जब उद्योग पहले मोटा मोटा ऊपर ऊपर का थोड़ा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। मोटा मोटा इनके कहने का मतलब ये है, इस पूरे उसमें नेचुरल सिलेक्शन मौत का, कि दो प्रकार के थे, डार्क विंग वाले और सफ़ेद विंग वाले। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है, क्योंकि जब जैसे इंडस्ट्री जब आएंगी तो बहुत सारे कारखाने चलेंगे, उसमें चिमनियाँ वगैरह भी होंगी, धुएँ वगैरह होंगे बहुत ज़्यादा। तो जो थे धुएँ होंगे तो सब तरफ जो पेड़ पौधे वगैरह हैं, ठीक है, सब तरफ लोग क्लियर एनवायरनमेंट है, वाइट वाइट एनवायरनमेंट है, जो पेड़ों के तने जो हैं वो क्लियर हैं, साफ़ हैं। तो उसमें क्या रहेंगे, दो प्रकार के मौत रहते ही थे। तो उसमें ऐसे ध्यान रखो, जैसे सफ़ेद एक कागज़ है, अब सफ़ेद कागज़ पे दो प्रकार के कीट रहने वाले हैं, ठीक है, या तितलियाँ रहने वाली हैं। तो सफ़ेद कागज़ पे एक सफ़ेद तितली बैठी है और एक कैसी बैठी है, मैं तितली का एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, और एक डार्क कलर्ड वाली बैठी है। तो जल्दी से एकदम जब उस पर बैठी हुई है वाइट पेज पर, मतलब तो उस पर आपको कौन सी वाली जल्दी दिखेगी, तो एकदम से आपको डार्क वाली दिख जाएगी। तो डार्क वाले दिखने से क्या हो जाएगा कि डार्क वाले ज़्यादा खा लिए जाएंगे, मतलब उसके जो प्रेडेटर होगा उसको खाने वाला, वो तितली को खाने वाला जो भी होगा उसको साफ साफ कौन सी दिख जाएगी, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है तो वाइट पे वाइट कम कम दिखेंगी, डार्क वाले दिख जाएंगे, डार्क वाले को जल्दी खा लेगा। ऐसे ही फिर क्या हुआ, मान लो कि वहाँ एकदम धुआं धुआं कर दिया, उस कागज़ पे धुआं धुआं होगा, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, तो वो वाइट पेज पे क्या हुआ, एकदम वाइट पेज डार्क हो गया। अब जो है
अब भी भाई केस बना के दोनों प्रकार के बैठे हुए हैं, दोनों प्रकार के बैठे हुए हैं। तो अब जो है उसको कौन सा देखेगा, अब डार्क बैकग्राउंड डार्क हो गया तो डार्क पे डार्क वाली नहीं दिखेंगी तितलियाँ, सफ़ेद वाली एकदम से अलग दिखेंगी, तो फिर सफ़ेद वाली खाली जाएंगी। अब कम कौन सी रह जाएंगी, अब सफ़ेद वाली कम रह जाएंगी, मतलब ज़्यादातर मिलेनाइट वाली दिखेंगे। तो सिंपल सी बात है। अब पहले क्या था, पहले वाले को कौन सी खाली जा रही थी, डार्क वाली खाली जा रही थी, सफ़ेद वाली ज़्यादा बच रही थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं पेज का एग्जाम्पल ध्यान रखना, उसी से कोरिलेट है ये पूरी कहानी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो है वाइट विंग वाले ज़्यादा बचेंगे, तो वाइट विंग वाला ज़्यादा थे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो डार्क विंग वाले ज़्यादा थे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इतना आपको अगर ओवरव्यू है तो आपको पूरी ये फिनोमेना समझ में आने वाली है अब। तो देखो इसमें भाई सब कहने वाले हैं और मैं साथ में बताता भी चलूँगा। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज मोर वाइट विंग्ड मोथ ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड और मिलेनाइट मोथ। समझ में आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्यों वाइट विंग वाले ज़्यादा थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने पेज का एग्जाम्पल लिया, अब हाँ आप ले लो क्या कहते हैं जो तने वगैरह पेड़ पौधे वगैरह के, देखो आगे समझाया जाएगा इसमें। तो वो वाइट होंगे तो उस पर सब रहते होंगे पेड़ पेड़ पर। ठीक है, तो वाइट पे वाइट वाले दिखेंगे नहीं तो वो ज़्यादा बच जाएंगे, डार्क वाले दिख जाएंगे तो डार्क वालों को उनके प्रेडेटर खा लेगा। हाउ एवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया। और जब कलेक्शन मतलब जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया, जब देखा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उसी एरिया में, बट आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी एरिया में देखा गया, लेकिन जब उद्योग वगैरह खूब बन गए, मतलब दैट इज़ 1920 में, दैट इज 1920 में। ठीक है, तो इतने सालों बाद ये देखा गया 1850 के बाद, 1850 के दशक के बाद कब देखा गया, 1920 में। तो देयर वाज मोर डार्क विंग्ड मोथ्स इन द सेम एरिया। सिंपल सी बात है, जब एकदम धुआं धुआं सब हो गया होगा तो डार्क विंग वाले तो दिखाई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि डार्क ही बैकग्राउंड हो गया, डार्क ही वो थे, तो सफ़ेद सफ़ेद वाले चुन चुन करके खा लिए गए होंगे प्रेडेटर के द्वारा। दैट इज़ द प्रोपोर्शन बाज रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या होगा, प्रोपोर्शन जस्ट रिवर्स हो गया। अरे भाई पहले वाइट वाले ज़्यादा थे, अब डार्क वाले ज़्यादा बचे हैं, इसका मतलब प्रोपोर्शन रिवर्स हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी जो है देखो ये दिखाया जा रहा है साफ साफ। फिगर 7.4 में फिगर शोइंग वाइट विंग्ड मोथ एंड डार्क विंग्ड मोथ। डार्क विंग को क्या करें, मिलेनाइट मोथ ऑन ए ट्री ट्रंक। दोनों ही दिखाया जा रहा है, दोनों एरिया में दिखाया गया। देखो पहला फिगर है, पहला पार्ट है फिगर का, इन अनपोल्यूटेड एरिया। अनपोल्यूटेड का क्या मतलब, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के पहले, मतलब जो उद्योग वगैरह नहीं लगे, जब धुआं वगैरह वातावरण में बहुत ज़्यादा नहीं होता था, सूट्स वगैरह धुआं बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो देखो ये हल्का बैकग्राउंड है, तो हल्के बैकग्राउंड में जो है वाइट वाले, देखो वाइट जो है हल्के बैकग्राउंड वाइट वाले कुछ रिसेंबल कर रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है, और इन पोल्यूटेड एरिया में डार्क हो गया ये बैकग्राउंड। ये तो भाई बाहर उड़ रहे होंगे ना, लेकिन असर तो इस पर पड़ा होगा जब आके बाद में बैठते होंगे शाम वाम को। तो ये मत सोच के चलना कि ये लगातार इस पर बैठे रहते हैं, तब तो समझ ही नहीं पाओगे, लगातार थोड़ी बैठे रहेंगे, वैसे भी इधर उधर अपने खाने वाने की तलाश में जाएंगे ना, तो ज़्यादातर टाइम तो उस पर बैठे नहीं रहेंगे। तो धुआं असर सीधा क्या करेगा, पेड़ पर करेगा डायरेक्ट, ना कि इनके एकदम पंखों पर। ठीक है, तो पोल्यूटेड एरिया में क्या हो गया, डार्क ही हो गया बैकग्राउंड, और डार्क वाले ये पे दिख नहीं रहे थे, तो वाइट वाले ज़्यादा खा लिए गए। ठीक, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये वाइट विंग्ड वाले हैं, डार्क विंग्ड वाले हैं, ये डार्क विंग्ड वाइट विंग्ड है। ठीक है, ठीक है, अनपोल्यूटेड एरिया मोस्टली यही खाए जाएंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि डार्क का मतलब काला थोड़ी ही होता है ना, किसी भी रंग का जब गहरा हो जाता है तो उसे डार्क कहते हैं, ये ध्यान रखना। डार्क मतलब काला नहीं होता, कुछ लोग डार्क का मतलब काला समझ लेते हैं, तो कुछ लोग ही, ज़्यादातर जो जानते हैं वो नहीं समझते। अब पोल्यूटेड में मोस्टली यही खाए जाएंगे, सिंपल सी बात में समझाइएगा क्यों। दैट इज काले एनवायरनमेंट में खाए गए सफ़ेद, सिंपल सी बात है। अपोजिट एनवायरनमेंट वाले दिखेंगे ना। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहीं ऐसे देख लें। इसमें एक लीमर दिखाया गया है, तो उसका हार्ट जो होता है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है। तो वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान कर लो ध्यान रख लो थोड़ा।
75 ग्राम का होता है। हाथी का हार्ट सबसे बड़ा होता है, ठीक है, एलिफेंट का। देखो अब यहाँ अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ, जो एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ स्पष्टीकरण किया कि फॉर दिस ऑब्जर्वेशन के लिए बात दैट कि प्रेडेटर जो थे ना, प्रेडेटर विल स्पॉट, कि प्रेडेटर स्पॉट ढूंढ लेते थे ए मौत को अंगेस्ट ए कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। वही तो बताना चाह रहा है। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या है, विपरीत बैकग्राउंड पर आसानी से ढूंढ लेते थे। अरे भाई तो मैं कह रहा था, जैसे सफ़ेद पेज लिए, सफ़ेद पेज पे दो तरीके के बैठे हैं, सफ़ेद वाले बैठे हैं और डार्क वाले बैठे हैं। तो साफ साफ कौन सा दिख जाएंगे, डार्क वाले दिख जाएंगे, मतलब अपोजिट पे, ठीक है। बैकग्राउंड क्या वाइट, तो डार्क वाले दिख जाएंगे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जैसे धुआं कर दो, कागज़ जो है एकदम डार्क सा हो जाए, तो उसके बाद जो है डार्क वाले तो दिखेंगे नहीं, वाइट वाले दिखेंगे। मतलब डार्क बैकग्राउंड तो वाइट वाले दिखेंगे, वाइट बैकग्राउंड तो डार्क वाले दिखेंगे। तभी तो वो कह रहे हैं कि कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड, विपरीत बैकग्राउंड पर जो है वो स्पॉट ढूंढ लेता था। सिंपल सी बात है, वही मैंने जो समझा दिया वही सब लिखा हुआ है। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, औद्योगिकीकरण होने के बाद के समय में द ट्री ट्रंक्स बीकेम डार्क। सिंपल सी बात है भाई, चिमनियाँ वगैरह होंगे उसमें, तो धुआं वगैरह निकलेगा, सूट वगैरह, कालिख वगैरह। तो कालिख वगैरह से क्या हो जाएगी, ट्री की ट्रंक जो हैं, पेड़ पौधों के ट्रंक हैं, टहनियाँ वगैरह हैं, बड़े बड़े तने टाइप के हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सब डार्क हो जाएंगे ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक, धुएं से एंड सूट से, कालिख से। वही मैं कह ही रहा था। अंडर दिस कंडीशन वाइट विंग्ड मोथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर्स, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा, व्हाइट विंग्ड वाले डिड नॉट सर्वाइव, जैन नहीं जी पाएंगे ड्यू टू प्रेडेटर्स की वजह से। डार्क विंग्ड और मेलेनाइन मोथ सर्वाइव कर जाएंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब डार्क ही बैकग्राउंड हो गया ना, तो डार्क वाले तो उसमें दिखेंगे नहीं सही से, तो वाइट वाले खा लिए जाएंगे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटिंग क्या हुआ था, थिक ग्रोथ ऑफ द ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड लाइकेन। तो उस समय दरअसल यहाँ हुआ क्या था, अब देखो अच्छे से उस समय था कि वाइट लाइकेन जो थे, लाइकेन हम आगे पढ़ेंगे, आपको बता दे रहा हूँ। लाइकेन जो है अनपोल्यूटेड एरिया में ही उगता है, ठीक है, यहाँ पोल्यूशन ना हो, और ख़ासतौर से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। अगर SO2 का पोल्यूशन कहीं हुआ तो वहाँ एकदम से लाइकेन सब खत्म हो जाएंगे। तो जब अनपोल्यूटेड एरिया था, उद्योग वगैरह, फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं लगाई गई थी, कारखाने नहीं लगाए गए थे, धुएँ वगैरह, कालिख वगैरह नहीं हो रही थी, तो वाइट कलर्ड वाले लाइकेन अपने आराम से उग रहे थे। कवर द ट्री, पेड़ पौधों को ढक रखा था उन्होंने, तो ट्री की रंग वगैरह थे, वाइट दिख रहे थे आराम से। तो रीजन क्या था पता, वाइट दिखने का पहले दरअसल उस पर सफ़ेद कलर के लाइकेन ढके पड़े थे उसको। अब जैसे ही जब पोल्यूशन होगा, ठीक है, तो पोल्यूशन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, CO2 वगैरह उसमें ये सब होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, लाइकेन मरने लगेंगे, वहाँ पे लाइकेन ख़त्म हो जाएंगे। अब लाइकेन जब ख़त्म हो गए मतलब नीचे गिर गए, ख़त्म हो करके सूख गए, ठीक है। ट्री के ट्रंक जो है, ट्री के ट्रंक एकदम से डार्क दिखने लगेगा, या वो भी डार्क सा हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। इन दैट बैकग्राउंड द वाइट विंग्ड मोथ सर्वाइव्ड, और उसमें क्या हो जाएगा, वाइट वाले विंग्ड मोथ सर्वाइव कर रहे थे। पहले की बात चल रही है, पहले की अगर बात करें तो वाइट ही लाइकन है, वाइट लाइकन पर आकर के वाइट वाले बैठते थे तो दिखते ही नहीं थे फिर वो वाइट वाले। बट द डार्क कलर्ड मोथ वर पिक्ड आउट बाय द प्रेडेटर, लेकिन डार्क कलर वाले पिक्ड आउट कर लिए जाते हैं प्रेडेटर के द्वारा। सिंपल सी बात है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट लाइकन कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर? बिल्कुल हम जानते हैं। यस, मेनली ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, वहाँ होते हैं जहाँ पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए पोल्यूशन इंडिकेटर क्यों कहते हैं, जैसे कहीं लाइकेन उग रहे हैं, ज़्यादा उग रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ पोल्यूशन कम है, इन्वर्सली है ना, क्योंकि वहाँ जितना पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगेंगे। अब कहीं लाइकेन हमको कम दिख रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पोल्यूशन है, बहुत ही कम दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन का इंडिकेटर हो गया ना एक तरीके से, पोल्यूशन को बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि कितना पोल्यूशन है इस एरिया में। दे विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पोल्यूटेड, साफ साफ बता दिया कि वो उस एरिया में उगते ही नहीं है बिल्कुल, जहाँ पे एकदम पोल्यूटेड हो जाता है एरिया। हैंस मोथ्स दैट वर एबल टू कामोफ्लेग देमसेल्फ, कामोफ्लेग का मतलब होता है किसी भी तरीके से खुद को बचाना, ठीक है, कलर वगैरह की वजह से। तो हैंस मोथ दैट वर एबल टू कामोफ्लेग देमसेल्फ, अपने को बचा सके, दैट इज हाइड इन द बैकग्राउंड की वजह से बच गए, सर्वाइव्ड कर गए। फिगर 7.4 हमने देखा था। तो दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट
इन एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर। अब इससे हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जैसे देहाती है। अब जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह जो है देहात एरिया में कम लगाई जाती हैं, शहर में ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो रूरल एरियाज़, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या थे, बाई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो वहाँ क्या था, क्या होगा, सिंपल सी बात है, तुमको ये बताओ, इंडस्ट्रियलाइज नहीं होगा। लाइक ये वाइट होंगे तो वाइट पे वाइट वाले नहीं दिखेंगे, मतलब वाइट वाले ज़्यादा बचेंगे, तो क्या होगा, द काउंट ऑफ द मिलेनियम मॉथ्स वाज लो। उल्टा भी तो बोल सकते हैं, मिलेनियम वाले मतलब डार्क विंग्ड वाले की कम होगी क्योंकि वो खा लिए जाएंगे और वाइट वाले की ज़्यादा होगी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। दिस शोड दैट इन ए मिक्स्ड पॉपुलेशन, इस बात ने ये दर्शाया कि हम ये कह सकते हैं कि इन ए मिक्स्ड पॉपुलेशन में दोज दैट कैन बेटर एडेप्ट, वो जो कि अपने आप को बेटर एडेप्ट कर पाए, सर्वाइव जी पाए, एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, अपने को एडेप्ट किया, जिए और अपनी पॉपुलेशन साइज को बढ़ाया। रिमेंबर दैट इन मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर, मतलब जो एडेप्ट कर पाए वही जिए और वही उन्होंने अपनी जनसंख्या को बढ़ाई। ये कहना ही चाह रहे हैं कि मिक्स्ड पॉपुलेशन में जिस किसी ने अपने को एडेप्ट किया, सर्वाइव किया। एडेप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो, जैसे ट्री ट्रंक से मैच कराने के लिए मिलेनियम पिगमेंट डेवलप हुआ, जैसे कुछ ने क्या किया कि भैया अब जो है मॉथसन ने सोचा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कि वही एकदम काले सूट वगैरह होने वाले, सब कुछ काला काला एनवायरनमेंट हो जाएगा, लाइकेन ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो है किसने सोचा ये बात, ये वाइट वालों ने सोचा कि फिर हम जो है साफ साफ दिखने लगेंगे और जो है फिर हम खा लिए जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनमें नेचुरल सिलेक्शन ये हुआ कि उनमें मिलेनियन बनने लगा। ठीक, कौन से वाले, वाइट वालों में। अब कुछ कुछ में जिनमें मिलेनियन बन गया, जिन्होंने अपने को अडेप्ट किया एकदम से और सर्वाइव किए, वे जिए, फिर इनकी पॉपुलेशन साइज, अब साइज में तो बढ़ेंगे जब जी गए तो, अपनी मतलब जो है अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। तो मिलेनियम पिगमेंट डेवलप हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, वाइट से वो डार्क वाले बदल जाएंगे। अब डार्क वाले तो इंडस्ट्रियल एरिया में बच ही जा रहे हैं ना, मतलब पोल्यूटेड एरिया में बच ही जा रहे हैं ना, तो इसलिए क्यों कहते हैं, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है ये वेस्टर्न पेट्रोल एरिया। ठीक है, ये जो मौत जो वेस्टर्न पेट्रोल एरिया, नेचुरल सिलेक्शन में भी आगे पढ़ेंगे, 3 टाइप के ग्राफ के माध्यम से बताया गया है एनसीईआरटी में, उसमें भी नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, ये वाला जो होता है वेस्टर्न पेट्रोल एरिया वाला, ये जो है डायरेक्शनल टाइप का होता है। ठीक है, 3 प्रकार के वहाँ पढ़ेंगे, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। तो ये डायरेक्शनल टाइप का होता है, वहाँ समझेंगे क्यों डायरेक्शनल टाइप का है। ठीक है, अब क्योंकि वहाँ डिटेल में बताया गया है ये सब हो गया। ठीक है, एडेप्ट, वाइप्ड आउट। ठीक है, रिमेंबर, याद रखिए, ये कह रहे हैं कि याद रखिए दैट नो वेरिएंट, ये कह रहे हैं कि याद रखिए कि कोई भी वेरिएंट जो है, रिमेंबर याद रखिए कि दैट कि नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, कि कोई भी वेरिएंट जो होता है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता। अरे ऐसा थोड़ी था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, हम मानते हैं कि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाइट वाले बचे जा रहे थे, डार्क वाले खा जा रहे थे, लेकिन ऐसा तो नहीं था हुआ कि डार्क वाले बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है डार्क वाले बचे जा रहे थे, वाइट वाले खा जा रहे थे, तो ऐसा थोड़ी था कि वाइट वाले बिल्कुल ही नहीं बचे। वही कह रहे हैं कि ये ध्यान रखना भैया कि कोई भी वेरिएंट कम्प्लीटली वाइप्ड आउट नहीं होता है। वाइपर मीन्स क्या होता है, एकदम साफ सफाई कर देना, तो वाइप्ड आउट मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार के एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, जैसे आज हम जो है शाक वगैरह हो जाते हैं फसलों वगैरह में, तो उनको शाकनाशी लगाते हैं, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड। ठीक है, पीड़कनाशी लगाते हैं फसलों में। ETC हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज। उससे क्या होता है, हमको एक तरीके से लगता है कि यहाँ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उससे क्या है कि रेजिस्टेंस वेराइटीज़ का कुछ का सिलेक्शन होता जाता है, यानी मच लेसर टाइम स्केल, बहुत ही कम टाइम स्केल में वो रेजिस्टेंट वेराइटी बनकर तैयार हो जाती है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स। ये उनके लिए भी सही है ये बात, उसी तरीके से जिनकी प्रथम एंटीबायोटिक
जैसे कोई बैक्टीरिया के द्वारा कोई डिजीज हो रही है तो हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो धीमे धीमे एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया वैसे मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ना अपने लिए अडेप्ट कर लिया, अपने लिए अडेप्ट किया और धीमे धीमे वो एंटीबायोटिक से उससे नहीं मरने लगा। इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस जीन एकदम डेवलप हो गया और रेजिस्टेंस आ गया उस एंटीबायोटिक के प्रति, अब वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। और ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल, ठीक है। हेंस रेजिस्टेंस जो होता है ऑर्गेनिज्म में सेल में एपरिंग हो जाता है इन ए टाइम स्केल ऑफ मंथ्स और ईयर्स। ये पता है रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस वेराइटी बन जाती है महीनों में या फिर सालों में, एंड नॉट सेंचुरीज के लिए शताब्दियाँ नहीं लगती। क्योंकि ये किसकी बात चल रही है पता है, जो हम ये सब पेस्टिसाइड DDT वगैरह यूज़ करते हैं तो इन सब से जो है रेजिस्टेंस वेराइटी बनकर तैयार हो जाती हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है मानवीय क्रियाकलाप। इंसान ने कुछ ऐसा ड्रामाबाजी की, कुछ ऐसा काम किया, ठीक है, जिससे कि इवोल्यूशन हो गया। तो वो क्या है, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानवीय क्रियाकलाप, ठीक है। ठीक, अब ये जो है इसमें देखो, जो एक आपको एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ इसके संबंधी, और वो सही भी है। जैसे मॉस्किटो के लिए, मच्छर से बचने के लिए हम क्या करते थे, अभी से अगर ज़्यादा समय पहले चले जाएं तो एकदम, तो क्या करते थे कि मॉर्टिन वगैरह यूज़ होता था। ज़्यादातर लोग सब एकदम मॉर्टिन वगैरह यूज़ करते थे और मच्छरों से बच भी जाते थे, ठीक है। फिर मच्छरों ने कुछ ने क्या किया कि धीमे धीमे उन्होंने अपने लिए एडेप्ट किया, और कुछ मच्छर उसमें से ऐसे हो गए जो कि अब मॉर्टिन के धुएँ से उसमें कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ से उसमें नहीं होता था, मरते नहीं थे वो। अब धीमे धीमे उनकी वैरायटी रेजिस्टेंट वैरायटी बनकर तैयार हो गई महीने सालों में। अब वो जो है मॉर्टिन से भी नहीं मरने लगे। तभी हम कहते थे कभी कभी यार मॉर्टिन में लगा दी तब भी पूरी रात भर मच्छर लगे थे। वो यही होता है धीमे धीमे। अब क्या हुआ फिर उससे ज़्यादा, फिर इंसान, क्योंकि आज का एरा जो माना जाता है एरा ऑफ मैन एंड इंसेक्ट माना जाता है। इसका मतलब एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है। एरा ऑफ मैन एंड इंसेक्ट का मतलब है कि दोनों ही अपने अपने लेवल पे पूरे तरीके से वो है। तो अब रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, अपने में इंसेक्ट ने मतलब मॉस्किटो ने। फिर इंसान ने कहा अच्छा अब मैं और उससे भी अच्छी वो कुछ बनाता हूँ, कोई टेक्निक सोचता हूँ। अब ऑल आउट वगैरह ये सब आए, ठीक है। ऑल आउट वगैरह से चलो वो भी मरने लगे। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, इस केमिकल से भी वो बचने लगे। कुछ ने रेजिस्टेंस उसमें से बना लिया कुछ मच्छरों ने। अब ऑल आउट से भी कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो धीमे धीमे ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते जाते हैं अपने प्रति। ऐसी DDT वगैरह के केस में होता है सब कुछ, ठीक है। तो दिस आल्सो टेल्स अस, और जो है दिस आल्सो टेल्स अस, ये हमें ये भी बताते हैं दैट की इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म। मतलब ये कह रहा है कि डिटरमिनिज्म के सेंस में ये कोई एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है। कहने का मतलब है ये सिद्धांत कि मनुष्य के कार्य स्वतंत्र नहीं होते, कि मनुष्य के कार्य स्वतंत्र नहीं होते। या इसको ज़्यादा ये इसमें हिंदी मत जाओ आप, सीधे सीधे ये समझो कि हमें ये बताते हैं कि इवोल्यूशन एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है डिटरमिनिज्म के सेंस में, ठीक है। इट इज़ स्टोकास्टिक प्रोसेस। ये क्या है, वेरिएबल प्रोसेस है बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स, मौके वाली घटनाएं, जो कि किस पर आधारित है, मौके वाली घटनाएं पर इन नेचर में, एंड चांस म्यूटेशन, और चांस म्यूटेशन पर मतलब मौके वाले उत्परिवर्तन पर आधारित इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो है एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है जो कि बेस्ड ऑन द चांस इवेंट्स इन द नेचर में एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म में, चांस म्यूटेशन पर आधारित है इन द ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये जो हो गया यहाँ तक हो गया आपका। तो बाकी अगले वाले लेक्चर से पढ़ेंगे एडेप्टिव रेडिएशन, और बाकी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट तो मैंने कवर कर ही लिए थे, थोड़े बहुत थे, कोई ज़्यादा नहीं थे। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन लगाते रहिए, स्वस्थ रहिए, बिजी रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें पढ़ाई में। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।